जो कानून से, इंसाफ से रिलेटेड मेरी ख्वाहिशात हैं और ज़िंदगी के ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो बड़े पाकिस्तान लिंक्ड ही रहे हैं हमेशा से। जो काम किया है, जिस वक्त किया है, उस वक्त उसको दिलो जान से किया है जी। और उसके लिए अपनी एकेडमिक तैयारी भी की है और प्रैक्टिकल तैयारी भी की है। सो शॉर्टकट्स नहीं है ज़िंदगी के अंदर कोई भी। जब एक क्लाइंट साइड पे काम करते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं कि क्लाइंट को फर्म से, एक्सटर्नल काउंसिल से किस किस्म की इनपुट चाहिए, किस फॉर्मेट में चाहिए होती है, और आपके जो इंटरनल डिसीजन मेकर्स हैं वो आपसे एज इन हाउस काउंसिल क्या एक्सपेक्ट करें। पाकिस्तान में रिवाज ही नहीं है कि कोई वकील, ख़ासतौर पर सीनियर वकील, कोई नया कोर्स कर ले। मैंने तंजानिया और इथियोपिया जैसी जगहों पे भी जाके अपने क्लाइंट्स के साथ लोकल लॉयर को खड़ा करके कंपनीज भी फॉर्म की हुई हैं, जॉइंट वेंचर्स किए हैं, एक्विजिशंस किए हैं, दे चुका हूँ। जो मिडल ईस्ट में दो धड़ों के दरमियान इतनी एक सर्द जंग रही कुछ साल जी। तो उसमें से एक मुल्क को मेरी फर्म और मैं एडवाइस करते रहे ऑन द एंटायर लॉफेयर स्ट्रेटजी। वापस पाकिस्तान आने की और यहाँ पे आके ये अवाम में ये जो ख्वारी है, ये ख्याल कहाँ से आ गया? मेरा पाकिस्तान और पाकिस्तान के कानून से रिश्ता नाता कभी, आपको पता है, ख़त्म तो हुआ नहीं था। और तो एक रियलाइजेशन थी कि जी मैंने जो बाहर एक टाइटल या पोजीशन अचीव कर सकते हैं इन बड़ी फर्म्स में, वो अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया और बहुत साल किया जी। और दिली तसल्ली भी उससे मिली, अपने पे कॉन्फिडेंस भी आया। सो अब क्यों ना वो पाकिस्तान में अमली तौर पे आप काम करके देख सकें। पाकिस्तान से जाने में, जिस तरह आपने कहा, और उनके अपने सही रीज़न्स हैं, बहुत हैं, मैं भी गया, वापस आने वाला हमें कोई नज़र नहीं आता। सो उम्मीद है कि मैं एक अच्छी एग्जाम्पल बनूंगा इन द फ्यूचर। वकील किसी भी मुल्क में अगर अच्छा हो तो वहाँ पे एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस रखता है। तो पाकिस्तानी वकील अगर जाके इम्पोर्टेंट मुल्कों में अच्छे कामयाब वकील बन जाते हैं तो मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान की सर्विस ही करेंगे। जो पाकिस्तान पैसे भेजेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन जो उधर पाकिस्तान के एम्बेसडर्स बनेंगे वो, और एक वकील अच्छा एक एम्बेसडर बन सकता है इनफॉर्मल। 1.5-2 लाख वकील हैं और 10-20 हज़ार हर साल और आ रहे हैं, तो उनमें से अगर कुछ अच्छे बाहर जाते हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कानूनदान के साथ मैं हूं सलमान अहमद मान। नाज़रीन, कानूनदान की पॉडकास्ट सीरीज़ में आज एक बहुत ही डायनेमिक पर्सन से आज आपकी मुलाकात करवाएंगे, बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब से। बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब जो हैं वो 2 ग्लोबल लॉ फर्म्स के पार्टनर रहे हैं, ऐसी लॉ फर्म्स जिनके जो रेवेन्यू हैं वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में। एक US बेस्ड लॉ फर्म कर्टिस के पार्टनर रहे हैं और उसके बाद फिर एक ग्लोबल लॉ फर्म क्लाइड एंड को के पार्टनर हैं। तो आज इनसे इनकी जर्नी के बारे में, ये सारी चीज़ें जो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में अचीव की, उनके बारे में, उनके कुछ ख्यालात आपके सामने रखेंगे। तो वेलकम करते हैं बैरिस्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सलमान। तो सर, मुझे तो पहले समझ ये नहीं आ रही थी कि कहाँ से शुरू करना चाहिए। सो क्लाइड एंड को, कर्टिस और फ्यू ऑफ द बिगेस्ट जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनके आप इन हाउस काउंसिल, ये सारी चीज़ें। सो हाउ वाज द जर्नी? देखें, इंसान अपनी जर्नी से ही सीखता है, और अब नई जर्नी पे हैं इस वक्त, तो अभी भी सीख रहे हैं, लेकिन जर्नी बहुत शानदार थी। गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड। जर्नी का आगाज़ जो है वो तो 9 फेन रोड से ही शुरू हुआ है, हाई कोर्ट के सामने से। जो बाहर चीज़ें होती गई उनके लिए मेहनत ज़रूर की थी, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि एंड वही होगा। मेरी ख्वाहिश और जो कानून से, इंसाफ से रिलेटेड मेरी ख्वाहिशात हैं और ज़िंदगी के ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो बड़े पाकिस्तान लिंक्ड ही रहे हैं हमेशा से। बट एक ख्याल ज़रूर था कि मैं एक मल्टी जनरेशनल वकील हूँ, तो और बेगम भी मेरी, तो क्या मैं पाकिस्तान में ही उसी इन्वायरमेंट में चलता रहूं, या मैं अपने आप को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे भी जाके मनवाने की कोशिश करूं और देखूं कि वाकई कि मैं कहाँ खड़ा होता हूं। सो अल्लाह ने इज़्ज़त रखी। वन ऑफ द वेरी फ्यू पार्टनर्स ऑफ पाकिस्तानी डिसेंट एट दीज फर्म्स, स्पेशली एट माई एज। 10 साल में इन 2 फर्म्स के दरमियान ग्लोबल पार्टनर रहा हूँ, कर्टिस और क्लाइड के दरमियान। तो यकीनन बहुत कुछ सीखा है और इज़्ज़त भी बहुत मिली है। बट अब कोशिश ये है कि जो ज़िंदगी के बाकी प्रैक्टिकल लाइफ के साल हैं वो पाकिस्तान में उस एक्सपीरियंस को बांटा जाए, शेयर किया जाए,
और इसको आगे लेके चलें इंशाल्लाह। चलें, जो पाकिस्तान आने की ज़िंदगी है इसके हवाले से भी एंड में बात करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैं पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी लॉ फर्म के एक पार्टनर के साथ बैठा था, जो कि अब मूव करना चाह रहे हैं जो हमारा ग्लोबल स्टेज है उसकी तरफ। तो वो मुझे कह रहे थे कि यार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एसोसिएट की पोजीशन में क्लाइड या इस किस्म की जो लॉ फर्म्स हैं उन तक जा सकूँ। ऐसी लॉ फर्म्स जिनका बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू है सालाना, उसमें पार्टनर बनने का जो सफ़र है, कुछ बताइए उस हवाले से। सफ़र इंतहाई मुश्किल है और इसमें किस्मत का हर लिहाज से एक हाथ शामिल है, आई थिंक। लेकिन प्रेपरेशन डज मैटर एंड काउंट एज वेल। सो मुझे ये है कि जो काम किया है, जिस वक्त किया है, उस वक्त उसको दिलो जान से किया है जी। और उसके लिए अपनी एकेडमिक तैयारी भी की है और प्रैक्टिकल तैयारी भी की है। सो शॉर्टकट्स नहीं है ज़िंदगी के अंदर कोई भी। सो अगर मैं क्लाइड जैसी फर्म का एग्जांपल लूँ, मैं तो वहाँ ज्वाइन ही मैंने एज पार्टनर किया बिकॉज मैं कर्टिस में पहले पार्टनर था। लेकिन अगर वैसे एक जर्नी लें तो आप एज अ ट्रेनी आते हैं इस तरह की एक फर्म में, 2 साल का ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अगर आपको मिल जाए ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट तो। और दुनिया की वो बेहतरीन यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएट किया हो तभी आपको नॉर्मली ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। उसके बाद आप एसोसिएट रहते हैं कुछ साल। हर साल के अपने एक चैलेंजेस हैं, टाइमलाइंस हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं। रोल ऑफ एन एसोसिएट के ऊपर पूरी डॉक्यूमेंट होती है ऐसी फर्म्स के अंदर। और फिर असेसमेंट होती है, आपकी एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू होते हैं। आप वो सब सिलसिला सही चलते रहें तो फिर आप सीनियर एसोसिएट बनते हैं। सीनियर एसोसिएट का रोल फिर ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है। फ्रंट एंड क्लाइंट हैंडलिंग के ऊपर आपको इंडिपेंडेंट मैटर हैंडलिंग के ऊपर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। वो आप कर सकें सब कुछ तो फिर आप लीगल डायरेक्टर या काउंसिल बनते हैं ऐसी फर्म्स में। बिल्कुल। और वो भी आप फिर कुछ साल रहते हैं और उधर होता है कि आप तकरीबन ऑलमोस्ट एज अ पार्टनर फंक्शन कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, बिलिंग भी ओवरसी कर रहे हैं, क्लाइंट्स के साथ फ़ी भी एग्री कर रहे हैं। और वो चाहे कॉर्पोरेट मैटर्स हों, चाहे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैटर्स हों, उनको स्टार्ट टू फिनिश विद लिमिटेड पार्टनर सुपरविजन आप हैंडल करने की सलाहियत रखते हों। अब उसके बाद जो पार्टनर बनने का एक मरहला है वो एक ऑब्वियसली जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं वो उस चीज़ को डिसाइड करते हैं। बट एक बहुत बड़ा उसमें अमल दखल इस चीज़ का होता है कि या आपके अपने बहुत क्लाइंट्स हों जो आपने उस वक्त तक डेवलप कर लिए हों, या आपका डेवलप करने का पोटेंशियल भी हो। और दूसरा ऐसा है कि जो फर्म के कई दफ़ा लेगेसी क्लाइंट्स होते हैं, कोई पार्टनर्स रिटायर होते हैं, जिस तरह मैंने अब फर्म छोड़ी तो अपने क्लाइंट्स कई और पार्टनर्स को के अंदर डिवाइड किए। तो जो अगर आप एज काउंसिल या लीगल डायरेक्टर फर्म के लेगेसी क्लाइंट्स को हैंडल करने में कामयाब रहते हैं 1-2 साल और उनसे काफ़ी बिलिंग्स करते हैं और वो क्लाइंट आपके साथ एडजस्ट कर जाते हैं, तब आप पार्टनरशिप के लिए क्वालिफाई करते हैं। फिर आप पार्टनर बन जाते हैं तो शुरू में आप ज़रूरी नहीं है कि इक्विटी पार्टनर हो, आप सैलरीड पार्टनर हो सकते हैं। और अगर आपकी बिलिंग एक लेवल से ज़्यादा हो साल में और बाकी भी यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द फर्म इन वेरियस रिस्पेक्ट्स, चाहे वो ट्रेनीज़ या जूनियर्स की मेंटरिंग हो, फर्म की बिजनेस डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में आपने हिस्सा देना हो, वकालत या जो पार्टनरशिप है एक लॉ फर्म की, और ये मेरे ख्याल में किसी भी मुल्क के अंदर कोई बड़ी लॉ फर्म्स में उनमें मुख्तलिफ नहीं है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ लॉ बिफोर द कोर्ट्स और एडवाइजिंग योर क्लाइंट्स ऑन लीगल इशूज़, इट्स ऑल्सो अबाउट रनिंग अ प्रोफेशनल फर्म एज अ बिजनेस। सो जो आपके बार काउंसिल्स की कोड ऑफ कॉन्डक्ट है उसके अंदर रहते हुए आपके जो फ़राइज़ हैं अपने जूनियर्स की तरफ उनको सिखाने का, जो फर्म की मार्केटिंग बिजनेस डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ के ऊपर कंट्रीब्यूट करने का, ये सब कुछ आपको करना आना चाहिए और करना पड़ता है, फिर आप एक अच्छे पार्टनर बनते हैं। तो मैं 6 साल तकरीबन कर्टिस में रहा, फिर 4 साल कुछ देर क्लाइड एंड को में रहा। तो दोनों बेहतरीन एक्सपीरियंसेस थे और लोगों की तो शायद ख्वाहिश होती है उसके बाद कि उसी तरह 20 साल और काम करें और एक बहुत अमीर शख्स की तरह रिटायर हो जाए। हाँ, डॉलर छाप है। बिल्कुल, एक है वो, उसकी भी अपनी चाम है जी। अच्छा, कर्टिस, क्लाइड, इनसे पहले आप एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल जो कंपनी है उसके इन हाउस काउंसिल भी रहे, तो ये जो एक्सपीरियंस है कितना ये कंट्रीब्यूट करता है, एक तो जो लॉ फर्म में पार्टनर वगैरह ये जो रोल है उसमें, दूसरा ये जो इटसेल्फ वो जो रोल है उसमें क्या चीज़ें सीखने को मिलती हैं, कैसा एक्सपीरियंस था वो बताएं।
जी, मैं एक ग्लोबल माइनिंग कंपनी में, दुनिया की सबसे बड़ी आयरन ओर की कंपनी है जो स्टील मिल्स को पूरी दुनिया में सप्लाई करती है आयरन ओर, उसका मैं मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया का, अफ्रीका का हेड ऑफ लीगल था, दुबई बेस्ड, और ओमान में भी उनका $multi-billion प्रोजेक्ट था और मलेशिया में भी। सो एक तो वो रीजनल रोल था, तो बहुत ट्रैवलिंग थी, काम सीखने को मिला। मेरी किस्मत कुछ अच्छी ऐसे थी, जब उन्होंने मुझे हायर किया तो मैं उस रीजन का उनका पहला वकील था। उनके पास वैसे दुनिया में शायद 100 के करीब वकील थे। सो मुझे वो ग्लोबल उनका सारा प्लेटफॉर्म मिला, और फिर उसके बाद मौका मिला कि उस रीजन की टीम मैं खुद बनाऊं। सो वो उस रीजन में भी अभी नए आए थे, पहले वो सारा कुछ स्विट्ज़रलैंड, ब्राज़ील या साउथ अफ्रीका और डिफरेंट जगहों से वो मैनेज कर रहे थे, बट मिडिल ईस्ट बेस उनकी, वेस्ट एशिया बेस नहीं थी। सो ओमान, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, इसमें उनकी सारी कंपनीज़ वगैरह मैंने स्ट्रक्चर करने का मौका मिला, और तो वो बहुत सीखा। देखें, जितनी अब जो बड़ी इंटरनेशनल फर्म्स हैं वो अपने स्टार लॉयर्स को, अच्छे वकीलों को अपने अच्छे बड़े इंटरनेशनल क्लाइंट्स में साल साल के लिए तो अमूमन सेकॉन्डमेंट पे भेजती हैं। सो मैंने सेकॉन्डमेंट तो नहीं की थी, मुझे तो उन्होंने हायर कर लिया, तो मैंने वहाँ 2 साल और कुछ महीने काम किया, बट बड़ा क्लियर था मैं उनके साथ कि जी मैं वापस लॉ फर्म में ही जाऊँगा किसी। तो जितनी देर काम किया, अच्छी तरह किया, और उनको एक टीम बना के दी, और वो आज भी मेरे एक किस्म के क्लाइंट ही है वो ऑर्गेनाइजेशन, तो ताल्लुकात अच्छे रखे। सो उससे सिर्फ सीखने को मिला, बिकॉज आप जब एक क्लाइंट साइड पे काम करते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं कि क्लाइंट को फर्म से, एक्सटर्नल काउंसिल से किस किस्म की इनपुट चाहिए, किस फॉर्मेट में चाहिए होती है, और आपके जो इंटरनल डिसीजन मेकर्स हैं वो आपसे एज इन हाउस काउंसिल क्या एक्सपेक्ट करें। अब जब मैं फिर लॉ फर्म में था तो मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर थी कि जब मैंने अपने बड़े क्लाइंट्स को एडवाइस करना है तो जो उनकी इन हाउस टीम्स हैं वो मेरे से चाहती क्या है। सही, राइट, मैंने बहुत लंबे लंबे एकेडमिक पेपर लिखने हैं कि मैंने उन्हें बिजनेस डिसीजन मेकिंग में असिस्ट करना है, उनके जो लीगल रिस्क हैं वो भी किस नौयत के हैं, कि रेड फ्लैग रिस्क हैं कि थोड़े से ऐसे हैं जिनका उनको पता होना चाहिए बट उनसे बिजनेस नहीं रुक जाएगा। तो ये सब चीज़ें बताना, करना, और आसान अल्फाज में बताना, बिकॉज सीनियर मैनेजमेंट के पास, ओनर्स के पास टाइम नहीं है ज़्यादा, तो वो करके बताना एक आर्ट है जो आपकी कानून की नॉलेज के साथ आप उसे कंबाइन कर लें तो फिर आप बहुत कामयाब वकील बन सकते हैं। तो बहुत कुछ सीखने को मिला। सही। अच्छा मलिक साहब, मेरे पास ये लिस्ट पड़ी है, आप जिन जिन यूनिवर्सिटियों में गए, सारे तो नाम नहीं मैं बोल सकता, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, बोस्टन, हर्टफोर्डशायर, हेग। ये वकालत तो कहते हैं कि जेलस मिस्ट्रेस होती है, आपको साथ कुछ और करने नहीं देती। आप साथ इतनी यूनिवर्सिटियाँ, ये सारा कुछ कैसे मैनेज करते रहे? देखिए, पहली तो चीज़ ये है कि मैंने बीएससी ऑनर्स की इंग्लैंड से, तो वो उसकी वजह ये थी कि मेरी वालदा मुझे नहीं चाहती थी कि मैं वकालत करूं। उनके भाई हाई कोर्ट के जज थे, उनके मियाँ जो हैं वो सीनियर वकील थे, और भी घर में वकील थे, तो कहती थी ये हवाई रोज़ी है, तो बेटा शायद लायक है कुछ और कर ले। तो वो उनकी ख्वाहिश में वो की। जिस दिन वो ख़त्म किया मैंने लॉ की फिर डिग्री पे काम शुरू कर दिया, कहा कि ये मेरा बैकअप, मेरी डिग्री अब मौजूद है, मैं किसी और प्रोफेशन में जा सकता हूँ अगर जाना चाहूँ। तो वो पहली डिग्री तो इस तरह हो गई, फिर लॉ की डिग्री हो गई, फिर जाहिर है प्रोफेशनल आगे कोर्सेज करने थे तो बारट लॉ हो गया। उसके बाद मेरा ज़िंदगी में बहुत सारी, फिर जल्दी शादी हो गई फ़ौरन बारट लॉ के महीने बाद ही। तो ये ख्वाहिश थी कि मैंने कई और यूनिवर्सिटीज़ में दुनिया की जगहों पे जाना था अभी, और कई चीज़ें देखनी थी, उनको करने का मौका नहीं मिला उस तरह। सो एक फ़ैसला हमने किया कि ज़िंदगी के कुछ साल अगले जो हैं हम हर समर कोई एग्जीक्यूटिव कोर्स करेंगे डिफरेंट यूनिवर्सिटी में। वो कुछ साल जो हैं वो अगले 10 साल बन गए। सो हर साल में कहीं ना कहीं कुछ करता रहा। वो हेग एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल लॉ से शुरू हुई चीज़, बॉस्टन यूनिवर्सिटी के लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग का फिर डिप्लोमा है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जजमेंट डिसीजन मेकिंग में कोर्स किया, हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी जर्मनी से इंटरनेशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में किया, डंडी यूनिवर्सिटी स्कॉटलैंड से माइनिंग एग्रीमेंट्स पे किया जब मैं माइनिंग कंपनी में था। उन्होंने ही फिर मुझे पूरा एक मिनी MBA टाइप जनरल मैनेजमेंट प्रोग्राम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कराया। वहाँ से पूरा MBA करने का शौक़ पैदा हुआ कि ये डिग्री होनी चाहिए। और ऑक्सफोर्ड मैं पहले नहीं जा पाया था मुख्तलिफ वजूहात की बेसिस पे, तो फिर ये ख्वाहिश थी कि अब जो अल्टीमेट डिग्री, फाइनल डिग्री मैं लूँ वो ऑक्सफोर्ड से हो। तो दाखिला हुआ, तो वहाँ से MBA की डिग्री है मेरे पास, तो वो कि इन सब चीज़ों से सीखा। और भी कई जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से लीडरशिप सेमिनार किया हुआ है,
नेगोशिएशन कोर्स जो है वो मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का भी किया हुआ है, बट नॉट एट हार्वर्ड, बट उनकी टीम ने कहीं और कराया था। सो हाइडलबर्ग का भी किया और वो ऑक्सफोर्ड का भी किया है। आप इन चीज़ों से सीखते हैं। आप बाय एजुकेशन एंड बाय पर्सनैलिटी तो शायद एक अच्छे नेगोशिएटर हो सकते हैं, मीडिएटर, बट मैं ये बिलीव करता हूँ कि आपको कोर्सेज और ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने से आप मज़ीद बेहतर हो जाते हैं। तो ये चीज़ें की हैं। चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ आर्बिट्रेटर्स का मैं पाकिस्तान के शायद एक ज़माने में शुरू के चंद मेंबर्स या एसोसिएट मेंबर्स में था, और उनका यहाँ पे भी ब्रांच लाने में हिस्सा डाला अपना। तो इन सब से सीखा ही है। और कई दफ़ा आपके पास ज़िंदगी में टाइम या वसाइल नहीं होते पूरी डिग्री लेने के। जिस तरह आपने कहा, पूरी वकालत छोड़ के तो नहीं जा सकते। सो लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिला इस तरह करने का। ऑक्सफोर्ड का भी जो MBA है वो डिग्री, ऑक्सफोर्ड एक मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन देती है, लेकिन मैंने एग्जीक्यूटिव रूट पे किया, जिसका मतलब है कि वो 1 साल वाला कोर्स 2 साल में किया। हर महीने 2 साल में 9-10 दिन ऑक्सफोर्ड होता था। सही। सो उसका मतलब था कि मैं अपनी साथ साथ वकालत भी पार्टनरशिप चला सका बाकी महीने के अंदर, और एक सिलसिला चलता रहा। बिल्कुल, पूरा ब्रेक नहीं आया प्रोफेशन। दिस इज़ कॉन्ट्रेरी टू हमारे यहाँ जो प्रैक्टिस चलती है कि अब हमने एक डिग्री कर ली है, जिसके बाद एक सर्टन नौकरी या एक सर्टन पेशा हमने ज्वाइन कर लिया है, तो उसके बाद अब हमने उस शोबे के अंदर ही सिर्फ काम करना है, और मज़ीद पढ़ाई या ये जो कोर्सेज वगैरह वाला जो सिलसिला है वो अमूमी तौर पे यहाँ पे हम वो रोक देते हैं। तो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर दोज जो ग्रो करना चाहते हैं। तो ये भी ग्रोथ का एक तरीकाकार है। बिल्कुल। देखिए, मैं रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल ऑफ पाकिस्तान का पहला प्रॉपर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था जी, और इस इदारे को खड़ा करने में अपना हिस्सा डाला। तो उस वक्त इंटरनेशनल लॉ के कोर्सेज करना मेरे लिए एक ज़रूरत भी थी और मुझे करने भी चाहिए थे। ठीक है। और मैंने किया और उनसे सीखा। जब आप अपने मुल्क के इदारों को, फिर इंटरनेशनल बॉडीज़ को भी एडवाइस कर रहे हैं, तो आपने उस चीज़ में एक्सपर्टीज़ तो लेनी है। फिर इसी तरह ज़िंदगी में आगे चलते हुए जब मैं बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज़ को कमर्शियल मैटर्स पे, कमर्शियल आर्बिट्रेशन में, नेगोशिएशंस में एडवाइस कर रहा हूँ, तो अपनी फाइनेंस, अकाउंटिंग, वैल्यूएशन टाइप इश्यूज़ के ऊपर नॉलेज जो है वो अब LLB में तो नहीं सीखी आपने या अंडरग्रेड लेवल पे उस तरह। तो वो करने के लिए मुझे बिल्कुल जो मज़ीद कोर्सेज़ किए उनसे मुझे मदद मिली, और मैं रिकमेंड करता हूँ। देखें, और ये बाहर की दुनिया में तो अब ये अनहोनी बात नहीं है। वहाँ तो देखें, डॉक्टर्स भी जो हेल्थ केयर मैनेजमेंट में चले जाते हैं वो भी MBA करते हैं। बिल्कुल। अब वकीलों ने भी, मैं अकेला नहीं हूँ, कई वकीलों ने करना शुरू कर दिए हैं MBAs भी साथ, इस पॉइंट ऑफ व्यू से। और वो आपके क्लाइंट्स भी अप्रिशिएट करते हैं कि हमारे वकील के पास एक कमर्शियल सेंस भी है। ये वो वकील नहीं है जो कह देगा जी कि कानून मैंने बता दिया, अब आपकी जो बिजनेस वाली चीज़ें हैं या मैथ ये मुझे समझ नहीं आती, तो इसके लिए आए चले अकाउंटेंट्स और फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बैठ जाते हैं। मुझे भी उनकी ज़रूरत पड़ती है, बट लेकिन कम से कम अच्छी भली नॉलेज खुद भी होती है जी। तो बिल्कुल फ़ायदेमंद है और करना चाहिए। और कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट इसलिए भी होनी चाहिए। इसके अलावा क्योंकि जब मैं पार्टनर था तो ज़ाहिर है एज अ पार्टनर इंग्लैंड की भी चल रही थी, फिर दुबई की, मेनलैंड की और DIFC की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं CPD की, वो हर साल करते रहे। तो पाकिस्तान में रिवाज ही नहीं है कि कोई वकील, ख़ासतौर पर सीनियर वकील, कोई नया कोर्स कर ले। तो बिल्कुल आदत डालनी चाहिए और ये चीज़ें करनी चाहिए। पढ़ाई तो नहीं ख़त्म होती इस हमारे प्रोफेशन में। अच्छा मलिक साहब, इस सारे दौर में कितनी मुख्तलिफ हुकूमतों को या कितनी मुख्तलिफ रियासतों को रिप्रेजेंट किया, या साथ ये भी कि कितने मुख्तलिफ ममालिक में जाके वकालत की? बहुत सारी जगहों पे देखें, ओमान, दुबई और पाकिस्तान में तो मेरे घर रहे 10 साल शायद। हर जगह ही मैं मूव हर हफ्ते कर रहा होता था। इंग्लैंड हर महीने ही कई दफ़ा जाना होता था। लेकिन उसके अलावा मैंने तंजानिया और इथियोपिया जैसी जगहों पे भी जाके अपने क्लाइंट्स के साथ लोकल लॉयर को खड़ा करके कंपनीज भी फॉर्म की हुई हैं, जॉइंट वेंचर्स किए हैं, एक्विजिशंस किए हैं। ऑब्वियसली मिडल ईस्ट तो पूरा ही सऊदी से रिलेटेड बहुत काम किया है। ओमान के तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में अल्हम्दुलिल्लाह, वो चाहे पावर प्रोजेक्ट्स हों, चाहे बड़ी आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट्स हों, वो करने का मौका मिला है। जो इंटरनेशनल लॉ वाला काम था जिसमें पैसे उस तरह नहीं बनते बट इज़्ज़त शायद ज़्यादा मिलती है, आपने कहा कि मुल्कों को रिप्रेजेंट करने का जो काम था वो शुरू तो पाकिस्तान से हुआ, बट मिडल ईस्ट के कई ममालिक को मैं उसके बाद एडवाइस कर चुका हूँ। अफ्रीका के कई ममालिक की
गवर्नमेंट की लीगल टीम्स को ट्रेनिंग्स दे चुका हूँ पब्लिक इंटरनेशनल वाली साइट पे या इंटरनेशनल नेगोशिएशंस के लिए। लिबिया में भी वो अब 2 धड़े हैं, लेकिन एक को अपने बाकी पार्टनर्स के साथ ट्रेनिंग दे चुका हूँ। जो मिडल ईस्ट में 2 धड़ों के दरमियान इतनी एक सर्द जंग रही कुछ साल, तो उसमें से एक मुल्क को मेरी फर्म और मैं एडवाइस करते रहे ऑन द एंटायर लॉफेयर स्ट्रेटजी। तो बहुत कुछ ज़ाहिर है सीखा है इन सब चीज़ों से, और अब जो सीखा हुआ है वो हम इधर बांटने में इंटरेस्टेड हैं। हाँ। और कर रहे हैं उस पर काम। अच्छा, अब यही सवाल, उस फर्म में काम कर रहे थे, उस फर्म में इक्विटी पार्टनर थे जहाँ जिसका रेवेन्यू जो है वो बिलियन डॉलर्स में, दूसरी इससे पहले जिस फर्म में पार्टनर थे उसका भी रेवेन्यू इसी तरह से, उन कंपनियों में काम कर रहे थे जिनका बिलियंस ऑफ डॉलर्स में मामला था। हमने पाकिस्तान में जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स सुनते हैं वो जब कर्जा हमने लेना होता है सिर्फ तब सुनते हैं। तो वापस पाकिस्तान आने की और यहाँ पे आके ये अवाम में ये जो ख्वारी है, ये ख्याल कहाँ से आ गया? ये एक जर्नी है और एक पर्सनल जर्नी है। मैं ये नहीं कहता कि मेरा जो फ़ैसला है वो किसी और पे जो मेरे जैसे हालात में हो उसको भी सूटेबल होगा, बट मेरी ख्वाहिश वो गलत है, ये सही है, वो ये है कि पाकिस्तान को के अंदर कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ये जो और मेरा पाकिस्तान और पाकिस्तान के कानून से रिश्ता नाता कभी आपको पता है ख़त्म तो हुआ नहीं था। ये पीछे हमें कोटिंग द लॉ का लोगो नज़र आ रहा है, तो ये भी 10-12 साल से एक चीज़ चल रही है और पौधा लगा हुआ है और बाकी इनिशिएटिव्स भी। तो और ये कमर्शियल तो नहीं है, इस पर तो हमारे पैसे लगते हैं, कुछ निकलता नहीं है। सो ये सब कुछ तो हम करते रहे हैं, बट एक फीलिंग थी कि आप ये फिर भी बाय स्टैंडर्ड हैं, आप निज़ाम का हिस्सा तो हैं बट एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं हैं। और तो एक रियलाइजेशन थी कि जी मैंने जो बाहर एक टाइटल या पोजीशन अचीव कर सकते हैं इन बड़ी फर्म्स में वो अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया और बहुत साल किया जी, और दिली तसल्ली भी उससे मिली, अपने पे कॉन्फिडेंस भी आया। सो अब क्यों ना वो पाकिस्तान में अमली तौर पे आप काम करके देख सकें। पाकिस्तान से जाने में जिस तरह आपने कहा, और उनके अपने सही रीजंस हैं, बहुत हैं, मैं भी गया, वापस आने वाला हमें कोई नज़र नहीं आता। सो उम्मीद है कि मैं एक अच्छी एग्जाम्पल बनूंगा इन द फ्यूचर, ना कि कोई ऐसी चीज़ होगी कि इन्होंने भी करके देख लिया और फिर कुछ नहीं। अच्छा, और इम्पोर्टेंट पता है क्या, इम्पोर्टेंट ये है कि आप उस वक्त पे वापस आए हैं जब पिछले साल में हमसे जो सबसे ज़्यादा चीज़ें पूछी गई हैं वो ये हैं कि मुल्क से निकला कैसे जा सकता है, या किसी भी वो बुज़ुर्ग भी हमारे जो बहुत ज़्यादा मस्बत सोच रखने वाले लोग थे, तो उनके साथ भी बैठे हैं, तो उनसे पूछा है कि क्या करें, तो उन्होंने कहा मुल्क से निकल जाओ। तो आपने वापसी की उड़ान पकड़ ली। वो अगेन मैं ये कहा, हर किसी की अपनी जर्नी है। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान में अभी भी बहुत कुछ हो सकता है, नाउमीदी गुनाह है। मैं तो पुरुमीद हूँ, हम इन हालात से गुजरेंगे लेकिन इवेंचुअली बेहतरी की तरफ जाएंगे। वो हो सकता है कि वो बेहतरी हमें अगले कुछ हफ्तों या महीनों या शायद चंद साल भी नज़र ना आए। ये एक मुल्क का जो एक साइकिल है और हिस्ट्री है, वो आप दिनों में हफ्तों में तो नहीं उसको मुतय्यन कर सकते। सो मैं तो मेंटली तौर पे इस तरह प्रिपेयर्ड हूँ कि ये इट कैन बी अ लॉन्ग जर्नी। जब पिछले साल ये हुकूमत गई और तब मैंने फ़ैसला किया कि अगर करना है तो अब से अपने आप को हम पाकिस्तान में फ़ाल करें, एक्टिव हों और हर तरीके से आ जाएं। तो ये तो किसी को नहीं पता था कि वो जद्दोजहद जो है वो आज 1 साल गुजर भी चुका है उस चीज़ को, और अभी कोई पता नहीं है कि ये कितनी लंबी जर्नी होगी। तो ये है, मैं यहाँ पे पाकिस्तान में देखें, हम 22 या 24 करोड़ का एक मुल्क है, इसकी अपनी एक इकॉनमी है, यहाँ पे बहुत सारे वसाइल हैं, बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल कंपनीज यहाँ मुल्क में ऑलरेडी एक्टिव हैं। और मुझे अगेन पता नहीं था कि मेरे शुरू के क्लाइंट्स यहाँ कैसे होंगे, लेकिन मेरे जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स जिनको मैं मिडिल ईस्ट में एडवाइस करता था, उनकी यहाँ पे भी कंपनीज़ हैं या बिजनेस इंटरेस्ट हैं। तो जब उनको पता चला कि मैं पाकिस्तान आ गया हूँ तो उनमें से कई मेरी तरफ आ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वकालत तो चल पड़ी है, और अच्छी चल रही है। तो ये, लेकिन अगेन फिर भी एक लाइफस्टाइल की भी एक बात है कि यहाँ पे आपको ज़िंदगी का नहीं पता, आपको घर वालों की परवाह रहती है, बिजली गैस का नहीं पता, एक बिल्कुल और इन्वायरमेंट में आपको रह के चलना पड़ता है।
हमारा तो एक घर का, बेगम का, मेरा एक ये फैसला है कि हमने कुछ करके देखना है यहाँ पे, तो हम कर रहे हैं। जो बाहर जाना चाह रहे हैं, मुझे उनसे भी इख्तलाफ नहीं है, बिकॉज देखें हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट जो ज़र मुबादला जो आता है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी से आता है। हमारे जो बहुत बड़े एम्बेसडर्स भी हैं, फॉर एग्जांपल वो पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर्स हैं जो दसों हज़ारों की तादाद में हैं। अब हमारे वकील अभी इतने नहीं हैं। वकील किसी भी मुल्क में अगर अच्छा हो तो वहाँ पे एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस रखता है। तो पाकिस्तानी वकील अगर जाके इम्पोर्टेंट मुल्कों में अच्छे कामयाब वकील बन जाते हैं तो मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान की सर्विस ही करेंगे। जो पाकिस्तान पैसे भेजेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन जो उधर पाकिस्तान के एम्बेसडर्स बनेंगे वो, और एक वकील अच्छा एक एम्बेसडर बन सकता है इनफॉर्मल, तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बहुत सारे लोगों से, इदारों से, वजारतों से, उन ममालिक में आपका इंटरेक्शन होता है। अगर आप अच्छे हों तो वो आप अपने मुल्क का भी एक अच्छा इमेज कैरी करते हैं। मैं चाहूँगा, हमारे पास मुल्क में 1.5-2 लाख वकील हैं और 10-20 हज़ार हर साल और आ रहे हैं, तो उनमें से अगर कुछ अच्छे बाहर जाते हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं। बिल्कुल सही। और इससे जो हमारे यहाँ फिर एक क्रिटिक एक तरह से शुरू हो जाती है कि ये भाग रहे हैं, ये अब बुरा वक्त आया है तो ये निकल रहे हैं, तो वो एक तरह से अनजस्टिफाइड लगती है कि वो उधर जाके भी एक तरह से काम करेंगे। इसकी एक मिसाल जो मुझे नज़र आती है वो रीसेंट पास्ट में इंडिया ने इतने आईटी के एक्सपर्ट्स बनाए और बना के वो उड़ते गए, बाहर जाते गए। अमेरिका में आज तकरीबन आईटी की जितनी बड़ी कंपनी है उनकी जो टॉप मैनेजमेंट है उस पे वो बैठे हुए हैं। तो वो लोग गए हैं वहाँ पे जाके काम किया है, तो आज वो सारी चीज़ें अचीव हो रही हैं। तो बुनियादी तौर पे जाने में भी, लेकिन मकसद जो है वो सर्विस टू द कंट्री ही है। एब्सोल्युटली जी। मतलब देखें ना, IMF और वर्ल्ड बैंक के सरबराहान जो हैं या जो सीनियर मोस्ट लोग हैं उसमें से कई इंडियंस हैं। आपको अभी पाकिस्तानी कंट्री लेवल पे तो मिलते हैं, लेकिन उस लेवल पे नहीं मिलते। बट हमें ये ज़रूरी है कि आई थिंक हमारे अगर कुछ अच्छे वकील हमारे बाहर एम्बेसडर हैं और कल को हो सकता है मेरी तरह उनमें से कई वापस आना चाहें। घर तो यही है ना, आपको जितनी इज्जत आपको अपने मुल्क में मिल सकती है वो कहीं नहीं मिल सकती है, ठीक है। वो अगर आके यहाँ करना चाहें और ख़ासतौर पे जब अपने वसाइल भी बना चुके हों, अपना नाम भी बना चुके हों, इंटरनेशनल एक्सपोजर एक्सपीरियंस भी ले चुके हों, तो वो आई थिंक और कुछ नहीं तो 10-20 ज़िंदगियाँ तो पाकिस्तान में बदलेंगे ना जी। तो मेरे ख्याल में ये साइकिल चलना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब आ गई ज़िंदगी पाकिस्तान में आने की। आजकल मैं आपको देख रहा होता हूँ, आप सिविल कोर्ट में पेश हो रहे हैं, सेशंस कोर्ट में बेलें करवा रहे हैं, उधर पेश हो रहे हैं, हाई कोर्ट में पेश हो रहे हैं। तो एक सक्सेसफुल कॉर्पोरेट कमर्शियल लॉयर अब कचहरी में जब पेश होता है तो क्या क्या सीखने को मिलता है, क्या डिफरेंट देखते हैं? बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और एक चीज़ तो ये है कि मैंने बाहर काम करके भी ये सीखा है कि ईगो कोई नहीं होनी चाहिए। आप बड़ा वकील वही है जो उस दिन अच्छा वकील है, और उस दिन आपको क्लाइंट को आपके कहाँ ज़रूरत है। अगर मेरे क्लाइंट को, वो चाहे प्रो बोनो क्लाइंट हो या कमर्शियल क्लाइंट हो, आपने उसके साथ इंसाफ उसी तरह करना है ना। वो अगर आपको चाहे कि आप सेशन कोर्ट में पेश हों उनके किसी मामले में, या हाई कोर्ट किसी या ATC कोर्ट में पेश हों, तो आपने वो करना है। और सीखने को मिल रहा है मेरे ख्याल में। उसमें मैं इंडिपेंडेंटली भी कुछ चीज़ें कर रहा हूँ, बट मैं कुछ सीनियर क्रिमिनल लॉयर्स के साथ कोलैबोरेट कर रहा हूँ, तो मुझे उनसे सीखने को मिल रहा है। उम्मीद है कि उनको मुझसे भी कुछ एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाली कुछ चीज़ें मिल रही होंगी सीखने को, बट मुझे सर्टनली उनसे सीखने को मिल रहा है। तो पिछले 12 महीने में ये कई चीज़ें, ये एक नई जर्नी रही है, और जो उसके चैलेंजेस हैं उसके मसाइल अपनी जगह हैं, बट एज अ प्रोफेशनल वो सब काम, लीगल काम करने में मज़ा आया। बिल्कुल ठीक। तो अब साथ सियासत, तो सियासत में हिस्सा लेने की तरफ क्या मामले चल रहे हैं आजकल, कुछ बताएं, कुछ अपडेट। देखिए, मैं पहले तो वकील हूँ, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मुझे एक एहसास लेकिन ये है कि मेरा एक अपना एक फैमिली का एक वोट बैंक या एक कंस्टिट्यूंसी भी है मुल्तान के अंदर। वो मैं क्यों उसको मज़ीद उस पर काम ना करूँ। देखें, जो मैं यहाँ करने आया हूँ, मैं खाली सिर्फ पैसे बनाने वाली वकालत करने के लिए तो नहीं आया। अगर पैसे बनाना मकसद होता तो मैं बाहर ही रहता। कुछ और काम करने के लिए फिर ज़रूरी है कि आप आवाम के साथ भी जुड़ें, उनके मसाइल सुनें, उनके साथ इंटरेक्ट करें। तो उसका एक तरीका जो है वो सियासी अमल का हिस्सा बनना है।
तो वो मैं बना हुआ हूँ और कर रहा हूँ। क्या मैं इलेक्शन लड़ूंगा इस दफ़ा या कभी भी, ये इस बात का तयन नहीं हुआ अभी, ठीक है, ज़ाती तौर पे भी नहीं किया मैंने, क्योंकि हो सकता है कि जिनके साथ आप काम कर रहे हैं जिस हुकूमत के, आपको एज अ वकील या एडवाइज़र आप उनको ज़्यादा बेनिफिशियल हों या कंट्रीब्यूट कर सकें, बजाय कि आप सारा दिन हल्के में हों। लेकिन मुझे मज़ा उसका भी आ रहा है, और लोगों से जुड़ने से एक आप कहते हैं आप ग्राउंडेड भी ज़्यादा हो रहे हैं, आपको लोगों के मसाइल का एहसास भी बेहतर हो रहा है, और मेरे ख्याल में मैं शायद बेहतर इंसान भी बन रहा हूँ इन सब मामलात की वजह से। तो बिल्कुल जी, मेरे ख्याल में और वकील से बेहतर सियासी अमल का हिस्सा कोई शायद वकील और किसी उस्ताद से बेहतर बन भी नहीं सकता कोई। सो हमारी एक जनरल एक ट्रेनिंग भी ऐसी है, तो मैं इनकरेज करूँगा बाकी वकीलों को, ख़ास तौर पे वो वकील जो ज़िंदगी में प्रोफेशन में कुछ बना चुके हैं, कुछ अचीव कर चुके हैं। मेरे ख्याल में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम अपनी कंफर्ट जोन से निकलें और देखें कि हमारे घर या गोल्फ कोर्स से आगे भी क्या दुनिया है और वहाँ पे क्या मामला चल रहे हैं। बिल्कुल सही। तो पाकिस्तान में गोल्फ खेलनी शुरू कर दी आपने या नहीं? पाकिस्तान में कभी कभी, उतनी नहीं जितने मेरे दोस्त चाहते हैं कि मैं उनके साथ खेलूँ, लेकिन ना बाहर उतना टाइम मिलता था फ्रैंकली, ना इधर मिलता है। एक ये है कि सक्सेसफुल वकील गोल्फ खेलते हैं, लेकिन सक्सेसफुल वकील के पास फिर टाइम भी होना चाहिए गोल्फ खेलने के लिए, तो मेरा वो थोड़ा चैलेंज ज़रूर है। चलिए मलिक साहब, आपकी जर्नी जितनी इंस्पायरिंग है, हम उम्मीद करते हैं कि आपका मुस्तकबिल भी उतना सुनहरी हो, और हमारी दुआएं, नेक तमन्नाएं आपके साथ, सारी सपोर्ट आपके साथ, और जो आपने ये एक एग्ज़ाम्पल एक तरह से सेट की है, जाएं, कामयाबियां हासिल करें और मुल्क में आएँ और फिर मुल्क को भी सर्व करें। तो उम्मीद है आपका ये जो रास्ता है इसको बहुत सारे दूसरे हमारे साथी जो हैं वो फॉलो करें। तो बहुत शुक्रिया आपके टाइम का इस पॉडकास्ट के लिए। इंशाल्लाह सुलमान, और मेरी माजरत कि ये करने में इतना टाइम लगा हमें, ये पहले बात करनी चाहिए थी। बहुत शुक्रिया बुलाने का और इस पे गुफ्तगू करने का। थैंक यू।